औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू डॉक्टर एजाज़ अली फ़िज़ियोथेरेपी सर्विसेज। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज़ अली और मैं हूँ एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट। आज का दिन हमारे और आपके लिए बहुत कीमती है। कीमती किस सेंस में है? आज हम यहाँ पर कुछ सीखने और सिखाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं और मेरी टीम आपको क्या सिखाते हैं या आप लोग यहाँ से क्या सीख कर जाते हैं, इस पर तो हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा अपना या अपनी फील्ड का तारफ़ करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ अली है और मैं शुबा रिहैबिलिटेशन में 2000 से हूँ। मेडिकल में तो मैं 95 में आ गया था। मैंने इसमें सबसे पहले 4 ईयर होम्योपैथिक का जो बैचलर कोर्स है वो किया। 1 साल मैंने 99 में होम्योपैथिक की प्रैक्टिस की। 2000 में मुझे एक जॉब की ऑफ़र आ गई रावलपिंडी से। तो एक आर्थोसिस प्रोस्थेसिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जहाँ पर मेरी जॉब हो गई। वहाँ पर जो मेरी ड्यूटी थी वो मैं आर्थोसिस प्रोस्थेसिस की मेजरमेंट्स लेता था, पेशेंट्स को फिट करता था, उनको गेट ट्रेनिंग करवाता था। इसके अलावा वो मुझे मार्केटिंग भी करवाते थे। जब मैं मार्केटिंग करता था डिफरेंट डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, आर्थोपेडिक, न्यूरो, फिजियोथेरापिस्ट, इन सारे लोगों को जो कि रिहैबिलिटेशन के साथ मुंसलिक थे, जो हमें पेशेंट्स देते थे, तो जब मैं इनसे मिलता था तो मुझे जो फिजियोथेरापिस्ट थे वो थोड़े से ना डिफरेंट लगते थे। जब मैं उनके क्लिनिक्स पे विज़िट करता था, वो उनके जब मैं केबिन्स देखता था, किसी पेशेंट को वो पुली करवा रहे हैं, किसी को व्हील करवा रहे हैं, किसी को साइकिलिंग करवा रहे हैं, किसी को सीपी बच्चे को वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, किसी को बॉल एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, तो वो मुझे थोड़े से ना डिफरेंट लगते थे। तो मेरे अंदर भी शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना मैं भी इसी फील्ड में आगे जाऊं। तो मेरे करीब उस वक्त सबसे पहले पिम्स हॉस्पिटल था। पिम्स हॉस्पिटल के अंदर एक कॉलेज था, CMT, कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। वहाँ पे 2 साल का ना डिप्लोमा का कोर्स होता था। तो वहाँ से मैंने 2 साल फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा कर लिया। जब मैंने डिप्लोमा किया तो मज़ीद मेरा फील्ड में थोड़ा नॉलेज भी बेहतर हो गया, इंटरेस्ट भी मेरा आ गया। ऑलरेडी मैं फील्ड में काम भी करता था, तो मुझे ये बहुत अच्छी फील्ड लगी। मैंने कहा इसी में ही आगे ग्रेजुएशन करनी चाहिए और मुझे इसी में आगे पढ़ना चाहिए। मैंने इसको जब मज़ीद सर्च किया तो कराची से इसका ओरिजिन था। जो फिजियोथेरेपी है वो बेसिकली कराची से स्टार्ट हुई, JPMC से। तो मैंने भी इसके ओरिजिन की तरफ जाने की कोशिश की, क्योंकि ऑलरेडी मैं फील्ड में था तो मेरा एक्सपोजर भी था। तो मैंने फिर HEC से जाके, मेरे रास्ते में, पिम्स के रास्ते में HEC का जो है ना वो ऑफिस है, वहाँ पे जाके बाकायदा रैकी की, उनसे पूछा। तो मैंने सर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की, जब मैंने वो रैंकिंग चेक की तो मैंने वहाँ पर एडमिशन ले लिया। और यही मेरी ज़िंदगी का कह लें कि जो सबसे अहम जो टाइम था वो था, और एक बहुत अच्छा यू टर्न था। इसी एक डिसीजन ने मुझे एजाज़ अली से डॉक्टर एजाज़ अली फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बनाया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। सर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेने का क्या फ़ायदा हुआ? वहाँ पर मुझे सर सलाबत खान जैसे टीचर मिले। सलाबत खान साहब कौन हैं? ये पाकिस्तान में फ़िज़ियो के जो पायनियर्स हैं, ये उनमें से हैं। ये पाकिस्तान में फ़िज़ियो के बानी हैं। इनको बबाए फ़िज़ियो भी कहा जाता है। तो सलाबत खान साहब के हाथों का मैं ट्रेंड हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत एजाज़ की बात है। सलाबत खान साहब फरमाते होते थे जो फिज़ियोथेरेपी है वो हाथों से होती है। जो फिज़ियोथेरेपिस्ट के जो टूल्स हैं वो ये हैं। और पहली बार मैंने उनके मुंह से एक फ़िक्रा सुना, अ थेरेपिस्ट विद अ मैजिकल हैंड, कि जो थेरेपिस्ट होता है उसके मैजिकल हैंड्स होते हैं। और सलाबत खान साहब फरमाते होते थे कि जो स्किल्स होती हैं वो हाथों से हाथों में ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे आज हम स्किल्स इन हाथों से आपके हाथों में ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसलिए आपने इसको सिर्फ एक प्रेजेंटेशन या वर्कशॉप के तौर पे ही नहीं लेना, बल्कि आपने यहाँ से सीख के जाना है। मैंने यहाँ पे कोई मल्टीमीडिया का अरेंज नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि कोई एक हाई फाई प्रेजेंटेशन देना मतलब नहीं था। मकसद सिर्फ आप लोगों को टीच करना है, आप लोगों को स्किल्स दे के भेजना है। जो आज हम नी जॉइंट की मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, अगर आप में से कोई भी उसको सीख के चला गया और अपने फैमिली किसी मेंबर को, अपने पेशेंट्स को क्लिनिकल में या अपनी सोसाइटी में किसी भी बंदे को उससे डील करके उससे फ़ायदा हो गया, तो हमारी वर्कशॉप का जो मकसद है वो
कामयाब हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ा सा मिसकंसेप्ट जो हमारी अपनी जो फिजियो कम्युनिटी है, जो हमारे अपने फिजियोथेरापिस्ट हैं, उसमें ये है, लोग ना मोडेलिटी डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अभी ये डॉक्टर फ़ायज़ा ने भी अपना एक्सपीरियंस बताया, कितनी ज़्यादा एक बेल्स पॉलिसी के लिए उनके फेस के ऊपर वो मोडेलिटीज़ अप्लाई की। सलाबत खान साहब फरमाते होते थे कि फिजियोथेरापी में जो इलेक्ट्रोथेरापी का रोल है वो लेस दैन 15% है, यानी कि 15% भी नहीं है। अगर वो लेस दैन 15% है तो इट्स मीन कि तकरीबन कोई 10% ही उसका रोल होगा। तो बाकी जितना भी रोल है वो मैनुअल थेरापी का रोल है इसमें। तो फिजियोथेरापी जो है वो हाथों से होती है। ये फिजियोथेरापिस्ट के ये जो हाथ हैं, ये टूल्स हैं फिजियोथेरापी के, ठीक है। और यही कंसेप्ट मिसकंसेप्ट है हमारी अपनी सोसाइटी में। पेशेंट भी आते हैं, मेरा क्लिनिक है, मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी काफ़ी टाइम से हूँ, आगे मुझे कहते हैं जी मशीन्स दिखाएं जी, आपके पास मशीनें कौन कौन सी हैं। तो मैं क्लियर कट उनको कहता हूँ जी ये मशीनों की दुकान नहीं है, ये मेरा क्लिनिक है। अगर आपने मशीन्स लेनी है फ़लाँ सर्जिकल स्टोर पे चले जाए, मैं उनको लिख देता हूँ, मैं उनको बता देता हूँ जी वहाँ से आपको मशीन्स मिल जाएंगी। तो फिर वो मुझे कहते हैं नहीं नहीं वो हमने तो मरीज़ चेक करवाना है। तो मैं कहता हूँ तो वो बात करें, आप पेशेंट की बात करें, पेशेंट की प्रॉब्लम की बात करें। आप तो आके कह रहे हैं जी मशीन्स चेक करवाएं, तो ये मशीनों की दुकान नहीं है। तो आप लोगों ने भी ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है जो कि ट्रू प्रैक्टिस है फिजियोथेरापी की। अब हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नी जॉइंट मोबिलाइजेशन है, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, जो कि मूलीगान साहब का कंसेप्ट है। मैं तकरीबन 2000 से मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी आर्थोसिस, प्रोस्थेसिस, साथ फिजियो, साथ होम पेशेंट, मुख्तलिफ क्लिनिक्स, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, मैंने 2 कमरे का जो नर्सिंग होम है वहाँ से आगा खान तक काम किया हुआ है। मैं सिर्फ मोबिलाइजेशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं मैनिपुलेशन का भी एक्सपर्ट हूँ। मैं मैनिपुलेट भी कर रहा हूँ, मैं हर जॉइंट को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मैनुअल मैनिपुलेशन जो है आजकल कायरोप्रैक्टिक के नाम से, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के नाम से, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में एक समझे कि फैशन बना हुआ है, ट्रेंड बना हुआ है। अब इसका भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका रोल सिर्फ 2% है। जितनी भी जो ये कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट टेक्निक्स हैं या मैनिपुलेशन है, क्योंकि इसमें आप एक सडन थ्रस्ट देते हैं जो कि बियॉन्ड द पेशेंट कंट्रोल होता है, तो इसमें आप डैमेज भी कर सकते हैं, आप स्ट्रक्चर्स डैमेज कर सकते हैं, आप कार्टिलेज को डैमेज कर सकते हैं, आप जॉइंट्स को डैमेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप लोगों के लेवल पे इसको सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? इसका जो रोल है सिर्फ 2% ऑफ पॉपुलेशन पे आप मैनिपुलेशन अप्लाई कर सकते हैं, 60% पे आपने सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन अप्लाई करनी है, 38% पे आपने जॉइंट मोबिलाइजेशन अप्लाई करनी है, और सिर्फ 2% ऑफ पॉपुलेशन पे आप ये जो मैनिपुलेटिव टेक्निक्स हैं या ये जो कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट है आप इसको अप्लाई करते हो। मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया, तो लेक्चर को शॉर्ट करते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी ही टीम में से फिर डॉक्टर ज़ैनब ने एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की, जो कि मूलीगान साहब की सर्टिफिकेशन थी। ये बहुत महंगी सर्टिफिकेशन होती है, ये बहुत कम लोग करते हैं 2 वजूहात की वजह से। एक तो इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, बड़े बड़े फिजियोथेरापिस्ट इसको नहीं करते। दूसरा ये क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कह लें कि सुपीरियर टेक्निक्स हैं और ये बहुत डिफरेंट सी टेक्निक्स हैं, तो हौसला ही नहीं पैदा होता फिजियोथेरापिस्ट का। एक तो कॉस्ट इफेक्ट्स, और दूसरा इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए होती हैं। सिर्फ जो बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वर लोग होते हैं वही इसमें जाते हैं। तो डॉक्टर ज़ैनब ने एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की, इससे हमें मज़ीद बूस्ट मिला, हमें मज़ीद सीखने का मौका मिला, और फिर हमने इसी मौका को हमने फ़ायदा उठाते हुए हमने सोचा कि अपनी सोसाइटी को, जो अपना माशरा है, जो हमारे लोग हैं, उनको हम ये मोबिलाइजेशन सिखाएं। ठीक है, तो अभी हमने ये सिर्फ नी जॉइंट की, एक जॉइंट को, क्योंकि एक दिन में अगर हम एक जॉइंट को कवर कर लें तो ये मैं समझता हूँ कि मोर देन इनफ है। पहले भी मैंने बताया कि यहाँ पे मकसद कोई हाई फाई प्रेजेंटेशन देना नहीं, आपको सिखाना है, तो इसलिए सिंगल जॉइंट को हमने सेलेक्ट किया। अगर हम होल लोअर लिम्ब को करते तो आपको किसी एक की भी समझ नहीं आनी थी और आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रह जानी थी। नेक्स्ट कुछ आने वाले कह लें 1-2 माह में हम कोशिश करेंगे कि हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट की, उस पर हम एक वर्कशॉप रखेंगे। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे लंबर
और एसआई जॉइंट, सैक्रोइलिक जो जॉइंट है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। जो लंबर की, जो सर्वाइकल की, एसआई की, वो डिफरेंट भी हैं और डिफ़िकल्ट भी हैं। जिन लोगों ने नी जॉइंट की मोबिलाइजेशन को सीखा होगा, हिप जॉइंट की, एंकल जॉइंट की, वो लंबर को और एसआई जॉइंट को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। जो फर्स्ट टाइम आएंगे उसमें, वो तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर नीचे साइड से हर तरफ से वो गुजर जाएगी और शायद उनको इतनी अच्छी समझ ना आए। तो इसलिए आप लोग जो हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। आप इस वर्कशॉप को भी अटेंड करने आए हैं, नेक्स्ट वर्कशॉप्स भी अटेंड कीजिए और अपने बाकी कोलीग्स को भी आप ये मैसेज पहुंचाएं कि हम क्या सिखाना चाह रहे हैं। मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ डॉक्टर ज़ैनब शहबाज को। ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक सर्टिफाइड मूलीगन प्रैक्टिशनर हम में मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इनके लिए ज़रा एक अच्छा वार्म वेलकम करें। तो लेट्स हैव अ बिग हैंड फॉर डॉक्टर ज़ैनब शहबाज प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब शहबाज है और मैं सर्टिफाइड मूलीगन प्रैक्टिशनर हूँ। आज की इस वर्कशॉप का जो टॉपिक है उसमें हम लोग मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट नी जॉइंट के लिए सीखेंगे। नी जॉइंट पे कैसे अप्लाई करते हैं। अगर थोड़ा छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू दूँ तो पहले हम थ्योरेटिकल करेंगे जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि मूलीगन या मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट के पीछे प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे टेक्निक्स की। मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, आप लोगों में से किसी को पता है ये क्या होती है? पहले की हुई है अप्लाई? इसके नाम में इसका जवाब है मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, यानी कि हम लोग मोबिलाइजेशन अप्लाई करते हैं, उसको सस्टेन करते हैं, उसको छोड़ना नहीं है, और फिर उस पेशेंट से कहते हैं कि वो एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म करे। तो वो कलेक्टिवली होगा मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, कि यानी हम लोग दो काम इसमें इकट्ठे कर रहे हैं। एक्सेसरी ग्लाइड्स को फिजियोलॉजिकल मोशन के साथ कंबाइन करने को मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट कहते हैं। मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट का एक ही सिंगल प्रिंसिपल है, वो याद रखना है, वो अपने जहन से नहीं निकालना। वो है ये जब भी आपने अप्लाई करनी है C1 से ले के ग्रेड टो तक हर जॉइंट पे ये पेन फ्री होंगी। अगर आप अप्लाई करते हो और आपको पेन होती है, आपने फौरी छोड़ देना है, आपने वो अप्लाई नहीं करनी, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएंगी। इट्स मीन कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आप सही अप्लाई नहीं कर रहे, आपकी हैंडलिंग रॉन्ग है। या तो आपकी हैंडलिंग रॉन्ग है या कंडीशन ही ऐसी है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, सर्जिकल इम्प्लांट्स हैं, यानी कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंडीशन है, तो आपने उसमें अप्लाई नहीं करनी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पेन फ्री क्यों है? क्योंकि हम जितनी भी मोबिलाइजेशन पढ़ते हैं और इवन फिजियो में आप लोगों ने सुना होगा नो पेन नो गेन वाला फार्मूला, आज तक न्यूरो की जितनी टेक्निक्स हैं, बाकी जितनी टेक्निक्स हैं, कहीं पे भी नहीं सुना कि ये पेन फ्री होती हैं। सिर्फ ये क्यों कहता है ये पेन फ्री है? ये पेन फ्री इसलिए है, इस बात की समझ आएगी जब पोजिशनल फॉल्ट समझ आ गया। पोजिशनल फॉल्ट वो थ्योरी है जिसकी बेस के ऊपर मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट वजूद में आई है। अब ये पोजिशनल फॉल्ट क्या होता है? मूलीगन ये कहता है कि मूलीगन ने ना जब अपना ये पोजिशनल फॉल्ट, ये मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट डिस्कवर की ना, तो वो डिप्लोमा किया हुआ था उसने। वो पहले कैल्टन बॉन्ड पढ़ाता था, कैल्टन बॉन्ड की टेक्निक्स टीच करता था। तो जब उसने ये डिस्कवर की तो लोगों ने ज़ाहिर है उससे पूछना शुरू कर दिया कि ये क्या है। ये पाकिस्तान में हमारे लोगों की तरह नहीं कि वो बस कॉपी पेस्ट नहीं करते, वो लोग प्रॉपर पूछते हैं। वो इवन मैंने उसके सेमिनार्स अटेंड किए हैं, तो उससे लोग पूछते हैं कि हमें इसका पीछे तुम बताओ, प्रूफ दो, हमें इस पर स्टडी बताओ कि क्यों ये करते हैं। तो वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के साथ आया, वो है पोजिशनल फॉल्ट। पोजिशनल फॉल्ट होता है कि जब हमारी जो बोन्स होती हैं वो अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन से हट जाती हैं, यानी वो अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं रहती। मिसाल के तौर पे ये आप समझें ये ग्लिनॉइड कैविटी है, ठीक है, और ये ह्यूमरस का हेड है, यूँ पड़ा हुआ है। अब ये नॉर्मल अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में है, ठीक है। अब जब मूवमेंट वगैरह हो रही है तो वो ईजी है, ठीक है। अब अगर ये ह्यूमरस का हेड किसी भी वजह से, कोई ट्रॉमा हुआ है, ओवर यूज़ है या कोई भी और कंडीशन है, उसकी वजह से अगर ये थोड़ा सा इस तरह करके आगे आ गया, तो ये क्या हुआ है, ये अब इस जगह से हट गया, अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पे नहीं है। अब जब मूवमेंट करेंगे तो क्या वो मूवमेंट पेन फ्री होगी? ऑब्वियसली वो पेनफुल होगी, क्योंकि वो अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं है। ये बहुत माइनर और सटल से चेंजेस होते हैं, ये कोई सबलक्सेशन नहीं है, ये डिसलोकेशन नहीं है, ये बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं। कई दफ़ा हमें ये एक्सरे पे नज़र आ जाते हैं, कई दफ़ा हमें ये एक्सरे पे नज़र नहीं आते, ठीक है। तो वो कहता है कि हर जॉइंट में जब पोजिशनल फॉल्ट आता है तो वो पेनफुल हो जाता है, उसकी रेंज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर हम मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट से उस पोजिशनल फॉल्ट को ठीक कर दें तो फिर मूवमेंट कराएं तो वो पेन फ्री होगी। अब वही मिसाल दोबारा लेते हैं, ये ह्यूमरस का हेड मेरा इंटीरियर आया हुआ था,
मैंने इसको मोबिलाइजेशन अप्लाई की पोस्टीरियर ग्लाइड, जैसे मैंने अभी इन पे किया, मैं इसको दोबारा अपनी वापस जगह पे ले गई। अब मूवमेंट मेरी पेन फ्री होनी चाहिए ना। अगर अब मेरी मूवमेंट पेनफुल होगी तो इट्स मीन कि मैंने उसको उसकी जगह पे नहीं लेके आई, मैंने ह्यूमरस के हेड को रीपोजिशन किया ही नहीं। जब मैं उसको रीपोजिशन ही नहीं करूँगी तो वो पेन फ्री कैसे होगी? इसलिए मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट जो होती हैं वो पेन फ्री होती हैं। एक वजह कि आपकी क्यों पेनफुल हो के आपने बोन्स को रीपोजिशन ही नहीं किया। दूसरी बात ये कि आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया। आपने जब ग्लाइड अप्लाई किया तो आपने बजाय उस पोजिशनल फॉल्ट को ठीक करने के एक नया पोजिशनल फॉल्ट खुद से क्रिएट कर दिया। मिसाल के तौर पे वही एग्जांपल हो के ह्यूमरस का हेड हमारा इंटीरियरली आया हुआ है, मैंने इतनी ज़्यादा फोर्स लगा दी कि मैंने बजाय उसको ग्लिनाइड कैविटी में लाने के मैं उसको ग्लिनाइड कैविटी से भी बाहर पीछे ले आई हूँ। एक पोस्टीरियर पोजिशनल फॉल्ट मैंने खुद से क्रिएट कर दिया। अब मूवमेंट कैसे पेन फ्री होगी? अब स्टिल मूवमेंट पेनफुल होगी क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा फोर्स लगा दिया। तो जो मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट होती है उसमें आपने मिनिमल फोर्स लगानी होती है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी होती। तीसरी चीज़, डायरेक्शन ऑफ ग्लाइड। आपकी ग्लाइड की डायरेक्शन ही नहीं ठीक। जब ग्लाइड की डायरेक्शन ही ठीक नहीं होगी तो वो बोन रीपोजिशन कैसे होगी? मिसाल के तौर पे ग्लिनॉइड फोसा की जो ओरिएंटेशन होती है ना वो यूँ नहीं होती, ऐसे नहीं होता, वो थोड़ी सी ऐसे होती है 45 डिग्री के एंगल पे। अगर आप लोग पढ़ें गूगल करें तो ऐसे होगा। अब अगर मैं पोस्टीरियर ग्लाइड दूँ तो क्या मेरी डायरेक्शन ग्लाइड की ठीक है? नहीं ठीक। मुझे उसको थोड़ा सा लैटरल ग्लाइड देनी है, पोस्टीरियर लैटरल ग्लाइड। पोस्टीरियर लैटरल ग्लाइड दूंगी तो वो ग्लेनॉइड फोसा में आएगी। अगर मैं हाली पोस्टीरियर ग्लाइड दूंगी तो वो ये हो जाएगा, ये क्या है? वो फर्दर डैमेज हो रहा है, वो उसके अंदर आया ही नहीं, वो रीपोजिशन ही नहीं हुआ। तो डायरेक्शन ऑफ ग्लाइड, आपकी अमाउंट ऑफ फोर्स और आपकी प्रॉपर रीपोजिशनिंग आपकी ग्लाइड को पेन फ्री बनाती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और चौथी और आखिरी चीज़ वो है कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड सिचुएशन है, अगर ऑस्टियोपोरोटिक बोन है वो ऑलरेडी इतनी वीक है, ऑलरेडी सर्जिकल इम्प्लांट्स हैं, या फिर कह लें कि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, तो ऑब्वियसली आप अगर उसको थोड़ी सी भी फोर्स लगाओगे तो वो पेनफुल होगी। और वैसे भी अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंडीशन है तो आपने मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट नहीं करनी, फर्दर वो डैमेज होंगी। इस बात की समझ आ गई है? अगर किसी को नहीं आई तो पूछ ले। नेक्स्ट है हमारे पास रेपिटिशंस। रेपिटिशंस बड़ी मैटर करती हैं। अगर आप जो प्रॉपर रिकमेंडेड रेपिटिशंस हैं वो रेपिटिशंस नहीं देते पेशेंट के ऊपर, तो पेशेंट की वो जो आपने जो ट्रीटमेंट दिया है ना लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। अगले दिन पेशेंट कहता है फिर वैसा हो गया। तो जो हमारे पास ये इस नोट्स में नहीं लिखा हुआ, बेशक आप लोग नोट कर लें। जो रेपिटिशंस होती हैं ना वो हम लोग पेरीफ्रीज पे 3 सेट ऑफ 10 रेपिटिशंस करते हैं इफ़ पेन फ्री। अगर आपने पहले अप्लाई किया है, आपको पता चल गया ये पेन फ्री है, देन आप उसको प्रॉपर जो रिकमेंडेड रेपिटिशंस हैं आप वो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट प्लेन। ट्रीटमेंट प्लेन क्या होता है? ट्रीटमेंट प्लेन प्रिंसिपल दिया था कैल्टन बॉर्न ने। अच्छा, जो मूलिगन है ना, वो जो जितने हमारे मैनुअल थेरेपी के मेन प्रिंसिपल्स है ना वो उन पे रहता है। वो कहता है कि ये मेन प्रिंसिपल्स हैं, मैं इन प्रिंसिपल्स को नहीं बदलता। जो मेटलैंड का प्रिंसिपल है, जो मूलिगन का कैल्टन बॉर्न का प्रिंसिपल है, जो मैकेंजी का प्रिंसिपल है, कहीं ना कहीं ये सारे प्रिंसिपल मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट में भी हैं। जैसे रेपिटिशन वाला प्रिंसिपल, अब मैकेंजी जो है वो बिलीव रखता है सेल्फ ट्रीटमेंट के ऊपर। जो हम लोग लंबर की वो कर रहे थे वो सेल्फ ट्रीटमेंट है ना, और वो कहता है कि सेल्फ ट्रीटमेंट और मोर रेपिटिशंस के साथ ज़्यादा रेपिटिशंस कराओ। ये प्रिंसिपल भी मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट में। मेटलैंड का एक प्रिंसिपल है कि पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि वो कहता है कि जो पेशेंट की कंडीशन है ना, जिस प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आया है उस प्रॉब्लम को आपने एड्रेस करना है और उसकी पेन के थ्रेश होल्ड के अकॉर्डिंग। ये भी मूलिगन फॉलो करता है। मूलिगन काम करता है पेशेंट की कंप्लेन के ऊपर। अगर पेशेंट को वॉक में पेन है तो आपने मोबिलाइजेशन वॉक में अप्लाई करनी है। अगर सिटिंग में पेन है तो सिटिंग में, अगर लाइंग में तो लाइंग में। ये नहीं है कि पेशेंट कह रहा है कि मैं जब चलता हूँ तो मुझे दर्द होती है, तो आप उसको लाइंग में मोबिलाइजेशन अप्लाई करें और आप फिर ये एक्सपेक्ट करें कि आपको रिजल्ट मिले। ऐसा नहीं होगा। पेशेंट की जो कंप्लेन होती है उसको आपने एड्रेस करना है। तीसरा प्रिंसिपल आता है कैल्टन बॉर्न का। अब कैल्टन बॉर्न ये कहता है कि जब भी हम जॉइंट्स पे ग्लाइड्स अप्लाई करते हैं ना तो वो ट्रीटमेंट प्लेन के पैरेलल होती हैं, और जो ट्रैक्शन होती है ना वो ट्रीटमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अब ट्रीटमेंट प्लेन क्या होता है? ट्रीटमेंट प्लेन कहते हैं एक इमेजिनरी लाइन को, ठीक है, जैसे ये लाइन है, ये नी जॉइंट है ना, इसको नी जॉइंट ही समझ लें, ड्राइंग को इग्नोर करें। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ना, ये लाइन क्या है? ये लाइन ट्रीटमेंट प्लेन है। ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट प्लेन हमेशा लाई कर रहा होता है कनकेव कन्वेक्स का पता है ना, एक बोन कनकेव होती है, एक कन्वेक्स होती है। ये कनकेव बोन के पास होता है ये।
अब बात ये आती है कि ये ग्लाइड्स पैरेलल कैसे होती हैं। ये समझ लें ये मेरा ट्रीटमेंट प्लेन है, ये वो इमेजिनरी लाइन है, इसको आप बोन समझ लें। अगर मैं आगे जाती हूँ तो पैरेलल, अगर पीछे आऊँ तो पैरेलल ही है, अगर साइड पे जाती हूँ तो पैरेलल ही है, और अगर इस साइड पे, और अगर ये चली गई हूँ मैं तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये 90 का एंगल बन गया। तो ट्रैक्शन जो होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है, और जो ग्लाइड्स होती है ना वो पैरेलल होती हैं। अब जो नी जॉइंट पे हम ग्लाइड अप्लाई करते हैं वो मीडियल ग्लाइड अप्लाई करते हैं, लैटरल ग्लाइड अप्लाई करते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर। तो हमारे इस लाइन के मीडियल भी पैरेलल है, लैटरल भी पैरेलल है, इंटीरियर भी पैरेलल है, और पोस्टीरियर भी पैरेलल है। अगर हम ट्रैक्शन देते हैं तो ट्रैक्शन देंगे तो टिबिया को हम लोग इस तरफ मूव करेंगे ना, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो ये ट्रीटमेंट प्लेन है बेसिकली, जिस भी जॉइंट पे अप्लाई करनी है ग्लाइड्स आर ऑलवेज पैरेलल टू द ट्रीटमेंट प्लेन। ये शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट पे हम लोग इंटीरियर ग्लाइड देते हैं, पोस्टीरियर ग्लाइड देते हैं, इंफीरियर देते हैं, वो सब इस लाइन के पैरेलल होती है। जबकि जो ट्रैक्शन होती है वो क्या, ये देखें ये 90 का एंगल बन गया, वो परपेंडिकुलर होती है। तो हर जॉइंट पे ग्लाइड्स हमेशा, अगर हमने मूलिगन की ग्लाइड्स अप्लाई करनी है या कैल्टन बॉन्ड की ग्लाइड्स अप्लाई करनी है, दे आर ऑलवेज पैरेलल टू द ट्रीटमेंट प्लेन। समझ आ गई? अब बात करते हैं नी जॉइंट पे पोजिशनल फॉल्ट की। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था नी जॉइंट का, कि अब नी जॉइंट पे हमें कैसे पता लगेगा कि नी जॉइंट पे कौन सा पोजिशनल फॉल्ट है, और नी जॉइंट पे मोस्ट कॉमनली पोजिशनल फॉल्ट आता कौन सा है। नी जॉइंट पे जो मोस्ट कॉमनली पोजिशनल फॉल्ट आता है वो आती है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ टिबिया। टिबिया ना, ये बेशक नोट कर लें, ये भी नहीं लिखा हुआ, टिबिया एक्सटर्नली रोटेट कर जाती है, हल्की सी, थोड़ी सी। अब ये कैसे पता चलेगा कि टिबिया एक्सटर्नली रोटेट हुई है? अगर आपके पास पेशेंट आता है और पेशेंट आके ये कहता है कि मुझे ये ना कहो कि नमाज जो है ना वो कुर्सी पे पढ़ो, मुझे नमाज पढ़ने में कोई दर्द नहीं है, मुझे एक्सट्रीम बेंडिंग में यानी कोई पेन नहीं है, मैं जब सिर्फ चलता हूँ ना मुझे उस टाइम घुटने में दर्द होती है, या जब मैं वेट बेयरिंग करता हूँ, वेट बेयरिंग वो कैसे कहेगा, जब मैं वजन डालता हूँ उस टाइम मुझे दर्द होती है। अगर इस कंप्लेन के साथ पेशेंट आता है तो वो मोस्ट कॉमनली उसकी जो टिबिया है वो एक्सटर्नली रोटेट हुई हुई है। ये एक्सरे में भी नज़र आ सकता है। एक्सरे में कैसे नज़र आएगा पता है? एक्सरे में कैसे पता लगेगा कि टिबिया एक्सटर्नली रोटेट हुई हुई है? टिबिया और फिब्यूला के दरमियान स्पेस, टिबिया और फिब्यूला के दरमियान स्पेस कम हो जाएगी। हो सकता है कि हम इंटरप्रेट इजीली ना कर सकें क्योंकि ये बहुत माइनर और सटल से चेंजेस होते हैं, तो कई दफ़ा वो इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर इस कंप्लेन के साथ पेशेंट आ रहा है तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, लेकिन इस पर स्टिक नहीं होकर रह जाना कि सिर्फ एक ही पोजिशनल फॉल्ट है। टिबिया मीडियल भी जा सकती है, टिबिया लैटरल भी जा सकती है, टिबिया इंटीरियर भी जा सकती है, पोस्टीरियर भी जा सकती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ग्लाइड जब, अच्छा एक आप लोगों ने इसके ऊपर एक बात लिखी होगी, कॉमन सेंस, क्रॉक्स के एंड पे एस। वो कॉमन सेंस क्या चीज़ है कि जब आप ग्लाइड्स अप्लाई कर रहे हो तो आपके अंदर एक कॉमन सेंस भी होनी चाहिए। कॉमन सेंस से सबसे पहले तो जो मैंने बात की थी डायरेक्शन ऑफ ग्लाइड की, डिनॉइड फोसा की जो ओरिएंटेशन मैंने बताई है वो यूँ 45 डिग्री का एंगल होता है। अब हमें हर जॉइंट की तो ओरिएंटेशन नहीं पता होती, ना ही वो क्लिनिकली जब हम करते हैं हमें याद रहती है, एक एक चीज़ तो नहीं याद रहती कि इस जॉइंट की ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन हर बंदे में डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रक्चरली सब डिफरेंट हैं, हम एक नहीं है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। तो अगर हम लोग ये सबकी मैयर करने लगे ना तो शायद एग्जैक्टली सबका ग्लिनाइड फोसा 45 डिग्री का ना हो सकता है किसी का चेंज हो। ये पोस्चर की वजह से भी होता है, हम सबके पोस्चर डिफरेंट हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि नी जॉइंट की क्या ओरिएंटेशन है, टिबिया की क्या ओरिएंटेशन है? बेसिकली हम नी में टिबिया पे ग्लाइड्स अप्लाई करते हैं। ये पता लगता है हमें हमारी कॉमन सेंस से। मिसाल के तौर पे मैं टिबिया नी जॉइंट पे मीडियल ग्लाइड अप्लाई करती हूँ, पेशेंट कहता है पेन है, मैं अपनी जो फोर्स है उसको काम करती हूँ, पेशेंट कहता है स्टिल पेन है। अब मैं क्या करूँगी, मैं अपनी डायरेक्शन को ऑल्टर करूँगी, मैं थोड़ा सा उसको लैटरली दे के देखूँगी, वो कहता है अभी भी पेन है, मैं कहती हूँ ओके, मैं थोड़ा सा मीडियली दूंगी, वो कहेगा पेन फ्री है। इट्स मीन कि उसका वो जो कह लें आपके ओरिएंटेशन है वो मीडियल है। तो आप ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस आपने यूज़ करी। ये नहीं कि ग्लाइड अप्लाई की, फोर्स काम की तो आप पेशेंट कहता है स्टिल पेन है, आपने उसको उधर ही छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है आपने चेक करना है। इवन मूलिगन ने भी इसी तरह ही मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट डिस्कवर की थी। वो क्या कर रहा था, क्योंकि वो कैल्टन बॉन्ड प्रैक्टिस करता था, वो अपने हर पेशेंट में कैल्टन बॉन्ड लगाता था। तो उसके पास एक लड़की आ गई सब लग्स, उसकी ना ये IP जॉइंट था। तो वो 2-3 दिन से कहता है मेरे पास सेशन ले रही थी, तो वो ना रोज़ आई कहती थी ये मैं कोई नहीं ठीक हो रही। तो उसने क्या किया ना, वो कहता है अच्छा,
वो ना उस पर ग्लाइड्स अप्लाई करे, वो कहती है बहुत पेन है, बहुत पेन है, उस पर ट्रैक्शन दे, वो कहे वो बहुत पेन है, उसने उस पर अल्ट्रासाउंड दिया, उसने उस पर और जितनी मोडालिटीज़ हैं वो लगा ली, स्टिल वो कहती है पेन है। अच्छा एक दिन ना वो ऐसे ही बैठा हुआ, तो उसको ना कर रहा, तो उसने ना उसको ना ऐसे की, उसने उसको लैटरल ग्लाइड अप्लाई की, कहती है अभी भी बहुत पेन है। फिर उसने उसको ना मीडियल ग्लाइड अप्लाई की, वो कहती है इसमें मुझे पेन नहीं हुई। वो कहता है पता नहीं मेरे ज़हन में क्या आया, मैंने मीडियल ग्लाइड अप्लाई की, मैंने उसको कहा अब करो ज़रा अपनी फिंगर बैंड। उसने फिंगर बैंड की और फिंगर बैंड होगी, वो साथ ही लड़की जो है ना वो कहता है वो चीख पड़ी, ओ मैं ठीक होगी, मैं ठीक होगी, तुमने मुझे ठीक कर दिया, तुमने मुझे ठीक कर दिया। वो कहता है मैं खुद परेशान, मैं खुद शौक। कहता है वहाँ से फिर मैंने हर जॉइंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है, ये बेसिकली आप लोग को ये ग्लाइड सिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों ने रट्टा लगा लेना कि अच्छा मीडियल ग्लाइड है तो हमने मीडियली अप्लाई करनी है, अगर बुक में लेटरल लिखी है तो लेटरली अप्लाई करनी। कई दफ़ा ऐसा हो रहा होता है जो ग्लाइड बुक में नहीं भी लिखी होती है हम वो भी अप्लाई कर रहे होते हैं और वो भी पेन फ्री। बेसिकली बात ये होती है मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो लेकिन प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। प्रिंसिपल क्या है कि मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट आर ऑलवेज पेन फ्री। अगर पेन फ्री है तो आप उसको मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई करो अगर आपको क्लिनिकली बेनिफिट। यही बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इवन सैक्रम की मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट है ही नहीं है सिरे से, और सर करते हैं। सर को मैंने करते हुए देखा है, सर कॉर्डल ग्लाइड देते हैं और लंबर की एक्सटेंशन कराते हैं। और मैं कल इवन 2-3 पेशेंट्स में मैंने देखा है कि उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। इवन एक शैटिका की पेशेंट आती थी, वो लड़की थी, सर शायद आपको याद हो MBBS उसने किया हुआ था, तो वो अपने हस्बैंड के साथ ऐसे ऐसे चल चल के आ रही और बड़ी सीवियर पेन में, और उसको देखने वाले परेशान हो गई। मैंने कहा मैं इसका क्या करूँगी। तो इवन वो मैंने उसको एक सेशन दिया तो वो बस नॉर्मली कहती है हाँ 40-50% बस थोड़ा थोड़ा उसका था कि मैं ठीक हो गई हूँ। बाद में शायद सर उनके घर भी जाते थे, सर ने घर जाके उस पर वो सैक्रम की ग्लाइड अप्लाई की, तो तीसरे दिन आई वो कहती हूँ वो मैं तो उस ग्लाइड से ठीक हो गई हूँ, मैं तो चलने लग गई हूँ, मैं तो बड़ी। और सर कहते हैं देखे एक सिंगल ग्लाइड से। और उसके बाद फिर हमने 2-3 और पेशेंट्स पे की। तो मैं तो सर को कल कहने वाली थी कि सर हम भी इसको पब्लिश ना करें, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये हमने इसको डिस्कवर किया है। तो ये आपकी मॉडिफिकेशंस होती है। ये मॉडिफिकेशन तब आती है जब आपको कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपने रट्टा लगाया हुआ है तो फिर आप नहीं कर सकते इसको। इसीलिए तो इतना टाइम हम कॉन्सेप्ट पे लगा रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया फिर वीडियो देख के भी आप ग्लाइड अप्लाई कर सकते हैं, बुक से पढ़ के भी आप कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो फिर अगर आप यहाँ से एग्जैक्ट सीख के भी जाएंगे ना फिर भी आप नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे एक बात लिखी होगी एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट की। एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट का यही मतलब है कि ये टेक्निक्स जो हैं ये एक हैंड पोजीशन या एक हैंडलिंग पे रिलाई नहीं कर रही। आप ये हैंडलिंग चेंज कर सकते हो, आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। आपने इन टेक्निक्स को रट्टा नहीं लगाना। एक टर्म है CSIM, ये होता है क्लाइंट स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट मेजर। क्लाइंट स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट मेजर कहते हैं पेशेंट की कंप्लेन को। पेशेंट कह रहा है मुझे चलने में पेन है, तो वॉकिंग क्या हुआ उसका CSIM। पेशेंट कह रहा है कि मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो अत्तहियात बैठती हूँ तो मुझे दर्द होती है, तो अत्तहियात बैठना क्या हुआ उसका CSIM। बेसिकली जो मूलिगन की अप्रोच है, मूलिगन काम करता है CSIM पे, क्लाइंट स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट मेजर। अगर पेशेंट कहता है मुझे वेट बेरिंग में पेन है तो हमने उसको वेट बेरिंग में करवानी है मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। बेड पर लिटा के उसको नहीं करानी। बेड पर लिटा के आप कराएंगे, पेशेंट नीचे उतरेगा, पेशेंट को दोबारा पेन होने लग जाएगी। तो क्लाइंट स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट मेजर का ये मतलब है।